तो वो लाइट डिवाइड होकर यहाँ से एमिट होगी। ये एक रेफरेंस सेल को, दूसरी सैंपल सेल, और यहाँ पे आगे भी लेंस मौजूद है, वो डिटेक्टर है। लाइट पीछे से आ रही है, गुजर रही है रेफरेंस से भी, सैंपल से भी, आगे इसके डिटेक्टर मौजूद है। डिटेक्टर के बाद नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्डर में जा रहा है ये सारा हमारा डेटा। तो इनके अंदर जो हम रीडिंग्स या ऑब्जर्वेंस लेने के लिए सेल यूज़ करते हैं, उनकी भी मैं आपको ये जो सेल हैं ये क्वार्ट्ज के बने हुए हैं, क्वार्ट्ज। तो हम लोग ये ग्लास के, प्लास्टिक के क्यों नहीं बना लेते? जो ग्लास है ना, वो अगर आप इस स्पेक्ट्रम को देखें तो 3000 से 2000 नैनोमीटर पे, एंगस्ट्रॉम पे, वो ग्लास खुद ही अब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइट। बहुत अहम पॉइंट इसमें कि ग्लास का हम शीशे का क्यों नहीं बना लेते? शीशा बजाते खुद ही अब्जॉर्ब कर लेता है वो लाइट जो हमने यूवी पीछे भेजी है, तो हमारा सैंपल में तो अब्जॉर्ब ही नहीं होगी, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो हम जब भी परचेज करते हैं कपल फार्म में, मतलब ये हम जोड़ी ही लेते हैं इसकी, क्योंकि वो एक ही लाट, एक ही बैच के बने हुए होते हैं और दोनों सेल की सेम अब्जॉर्बेंस होती है। अगर एक टूट जाए, हम एक किसी और लाट का यूज़ कर लें, दूसरा किसी और का, तो उसकी अब्जॉर्बेंस में फ़र्क होगा, वो कुछ और अब्जॉर्ब कर रहा होगा, वो कुछ और अब्जॉर्ब कर रहा होगा। इसलिए इसके लिए मस्ट है कि जब भी हम क्वार्ट्ज के ये सेल परचेज करते हैं, सेम लाट और ये जोड़ी में ही खरीदते हैं। तो अब मेरे भाई वो कर लेना, फिर वो क्या बात हो? हाँ वो उनको चाहिए। अब जब हम फिल करते हैं, जब हम फिल करते हैं तो इसकी आपको दो साइड्स नज़र आ रही हैं, एक ट्रांसपेरेंट साइड है और एक जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो हमने यूँ रखनी है ताकि लाइट इन और आउट, और इसका 1/4 पार्ट जो है ना वो खाली होना चाहिए, 3/4 जो है ना फिल्ड होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हम इसके सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। तो ये सेल का भी पता चल गया, क्यों एक ये क्वार्ट्ज या फ्यूज सिलिका का बना होता है। तो अब इसने अपना क्रॉस चेक कर लिया, सारे इंस्ट्रूमेंट ओके हैं, अब हम ओके कर लेते हैं जी। अब पहले था कनेक्ट, अब डिस्कनेक्ट, सॉफ्टवेयर कनेक्ट हुआ पड़ा है। तो अगर आपने सारे पैरामीटर्स देखने हैं तो व्यू में जाएं और देखें कौन सा कोई अनचेक पड़ा है, तो उसको भी आप इंस्ट्रूमेंट बार और ये सारे ऑटोमेटेड स्टेटस ओके। तो अब फर्स्ट वन पे हम लोगों ने जाना है मेथड में। एक चीज़ उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये 3 ऑप्शन पड़ी हैं यहाँ पे, ये स्पेक्ट्रम की, फोटोमेट्रिक, कैनेटिक्स। हमने जब इसका स्पेक्ट्रम लेना है तो तब हम इसका स्पेक्ट्रम मोड ऑन करें, स्पेक्ट्रम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने मेथड में जाना है। अब मेथड में जो सेटिंग है, फर्स्ट वन पे है मेजरमेंट। मेजरमेंट में मेजरमेंट में हमने जो वेवलेंथ आ रही है ये यूवी रेंज में आ रही है 400 से 200 नैनोमीटर। तो हमने 400 से 200, सपोज हमने 278 पे ऑब्जर्वेंस लेनी है, 310 पे लेनी है, 210 पे लेनी है, तो तब हम इसी रेंज में ही रखेंगे। नेक्स्ट ये मेजरमेंट में, इसमें अगर आपने जो अपना रिकॉर्ड सेव करना है वो किसी फोल्डर में करना है, नया फोल्डर बनाना है, तो ये यहाँ से आप इस विंडो को इस तरह खोलेंगे। उसके बाद सपोज ये हमने न्यू फोल्डर में ही अपना रिकॉर्ड रखना है, तो ये यहाँ पे
ये फोल्डर ओपन कर लिया। उसके बाद यहीं से आप सैंपल वगैरह का जो नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। लेकिन इससे आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो सेट करने वाली हैं। वो ये हैं कि सैंपल प्रिपरेशन, यहाँ पे अगर आपने वेट मेंशन करना है, वॉल्यूम मेंशन करना है, डाइल्यूशन जिस तरह बनाई है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन है, सपोज प्रोडक्ट डायरेक्ट का नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स, यहाँ पे एक चीज़ जो सेलेक्ट की है वो है एब्जॉर्बेंस। तो आप एब्जॉर्बेंस भी चेक कर सकते हैं, ट्रांसमिटेंस भी चेक कर सकते हैं, एनर्जी, उसके बाद रिफ्लेक्टेंस। लेकिन हम क्योंकि एब्जॉर्बेंस ही चेक करने जा रहे हैं तो हम एब्जॉर्बेंस को भी करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स हो गया। अटैचमेंट में आपने कुछ नहीं करना, नन ही रहना। मेजरमेंट में आपने इस फोल्डर में सेलेक्ट कर दिया, आपका रिकॉर्ड इस फोल्डर में जा रहा है, न्यू फोल्डर जो कि हमने पीछे ओपन करके देख लिया था। नेक्स्ट अगर आपने एनालिस्ट का नाम लिखना है, कोई कमेंट लिखना है जो आपके स्पेक्ट्रम पे है तो वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। ओके कर देता हूँ। अब जब आप ये चीज़ें सेट कर चुके हैं तो आप ओके कर दें। ये आपके स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो चीज़ें आपने उसके ऊपर लिखनी थी। मेजरमेंट में जाके ये चीज़ें जो आपके सामने आई हैं इनको आप सेट कर सकते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पे सेव करवाना है, कोई एनालिस्ट का नाम कमेंट लिखना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। सैंपल प्रिपरेशन में कितने माइक्रोग्राम का आपका सैंपल है, कितना वेट वॉल्यूम लिया। इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स में आपने एब्जॉर्बेंस लेनी है या ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्बेंस वो होती है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी मैटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ जो इंटरेक्शन है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब आपके पास कोई भी केमिकल है, एपीआई है, तो उसकी एक मखसूस वेवलेंथ होगी, उसके ऊपर वो उस लाइट को जो आप पीछे से यूवी लाइट उसको दे रहे हैं उसमें से कुछ एब्जॉर्ब करेगा। जो लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको एब्जॉर्बेंस कहते हैं। और एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, रेफरेंस सेल जो आपका सैंपल पड़ा है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट पड़ा है, आपका केमिकल नहीं है उसमें, वो ब्लैंक सेल है, तो उसमें से तो लाइट जैसे आएगी उसी इंटेंसिटी से गुजर जाएगी, उसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस। तो अब हमने एब्जॉर्बेंस सेट किया, हम लोग ओके करते हैं। तो फर्स्ट वन पे हम बेस लाइन पे जाएंगे। अब एक दफ़ा फिर उसने पूछा है कि बेस लाइन, ये यहाँ पे नीचे बेस लाइन है और ये आपके एब्जॉर्बेंस है। यहीं पे मैं एक पॉइंट और भी क्लियर कर दूं कि D2 लैंप जो है वो जो लाइट, वो जो एनर्जी दे रहा है आगे, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है। अगर आपने सैंपल की कंसंट्रेशन या उसमें एक्टिव इतना डाला हुआ है कि वो लाइट जितनी उसने भेजी है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेता है, अभी भी एक्टिव के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आइटम मौजूद हैं जिनको लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए लाइट की ज़रूरत है, तो फिर ये अपनी रेंज से कहेगा भाई मैंने तो D2 लैंप इतनी लाइट भेजी थी, वो तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है, तो बाकी भी रिक्वायर है सैंपल को, वो मैं कहाँ से लूँ। तो फिर ये एक्सट्रीम लिमिट पर चला जाएगा 3000 पे। तो मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हुए आपको कंसंट्रेशन इतनी बनानी चाहिए जिसमें उसकी रेंज हो। ये ना हो कि आप इतना हैवी वो सैंपल बना दें, उसमें सल्यूट इतना डाल दें कि वो जितनी लाइट भेज रहा है एक इंटरवल में उससे भी ज़्यादा आगे सैंपल को रिक्वायर है, तो वो फिर आउट ऑफ रेंज है, तो उसकी पीक फिर यहाँ पे यूज हो जाएगी 3000 तक चली जाएगी। तो एक दफ़ा फिर वो पूछ रहा है कि आपने इस रेंज में ही लेनी है रीडिंग, तो नेक्स्ट ओके। अब बनता हो, तो अब हमारे पास सैंपल भी मौजूद है, स्टैंडर्ड भी मौजूद है 5 माइक्रोग्राम का। और जो भी आप सैंपल स्टैंडर्ड या QC में काम करते हुए ग्लास वेयर यूज़ करें, उसके अंदर जो भी चीज़ हो आपको उसके ऊपर मेंशन करनी चाहिए, बगैर आइडेंटिफिकेशन के कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सैंपल है, ये स्टैंडर्ड है, ये ब्लैंक है। ब्लैंक मीन्स जिसमें हमने वो ड्रग डिज़ॉल्व की हुई है वही मीडियम हमने यूज़ करना है ब्लैंक, ताकि उसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो निकल जाए और हमारी उस ड्रग की एब्जॉर्बेंस बाकी रहे। ये ब्लैंक, ये सैंपल, ये स्टैंडर्ड। फर्स्ट वन पे जब हम बेस लाइन बनाते हैं तो दोनों रेफरेंस में भी और सैंपल में भी ब्लैंक ही रखते हैं।
उसके बाद आपको इसकी ट्रांसपेरेंट साइड को एक दफ़ा टिश्यू से साफ कर लेना चाहिए ताकि कोई पार्टिकल वगैरह ना। ये रेफरेंस में रख दिया। अब अब दोनों सेल्स में मैंने सेम साल में वही जो ब्लैंक के तौर पे यूज हो रहा है वही रख दिया। बेस लाइन 400 से 200 ठीक है। ओके, ये देखें ये स्लीव है, ये बेस लाइन बना है। अगर कोई इसमें एब्जॉर्बेंस है तो उसको हम जो ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ऑटो ज़ीरो कर देंगे। हमने रेंज दी थी 400 से 200, तो 400 से 200 नैनोमीटर तक उसने स्कैन कर लिया, बेस लाइन बना ली। अब हम इसको ऑटो ज़ीरो, वैसे इसमें है ही नहीं कोई एब्जॉर्बेंस कोई रीडिंग, तो हम इसको ऑटो ज़ीरो कर देते हैं। अगर होती यहाँ पे कोई 0.01 कोई एरर होता तो हम इसको ऑटो ज़ीरो कर देंगे। नेक्स्ट मेथड में जाएं और ये सपोज हम स्टैंडर्ड यूज़ करने जा रहे हैं तो मैं STD लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड ओपन। अगर आपने किसी एनालिस्ट का नाम लिखना है तो इससे आगे वाली विंडो में एनालिस्ट का नाम लिख देंगे। ओके, अब ये 2 पैरामीटर सेट कर दिए। अब मैं ये जो सैंपल का सेल था उसी में ही मैं स्टैंडर्ड को फिल कर रहा हूँ। बेस्ट यही वे है कि आप इसकी एब्जॉर्बेंस लेने से पहले थोड़ा इसको शेक कर लें। रिंस करने का फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो पुराना सॉल्वेंट पड़ा था उसके ट्रेसेस भी निकल जाएंगे। अब प्योर स्टैंडर्ड इसमें ये सैंपल वाले उसमें रख दिया मैंने सेट। अब स्टार्ट, अब इसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे ये जो विंडो नज़र आ रही हैं इनमें एक एक्टिव का आपको सिंबल नज़र आ रहा है। एक्टिव मीन्स जस्ट आपने एक क्रोमेटो स्पेक्ट्रम इसका लेना है। उसके बाद है ओवरले, आपने 2-3 टेस्ट किए हैं और उसी एक ही पेज के ऊपर आपने तीनों को एक साथ देखना है। और स्टैक ये है कि अगर आपने एक ही पेज पे ऊपर नीचे उस क्रोमेटोग्राम को देखना है तो ये जब दूसरा चलाएंगे तो वो मैं करके आपको दिखा दूँगा। अब इसमें एक पॉइंट है पॉइंट पिक के नाम से, दूसरा है पीक पिक के नाम से। अगर आपने 200 से 400 जो रेंज हमने रखी थी वो टोटल रेंज चेक करनी है कि कहाँ पे इसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस सही है, तो उसके लिए आप करेंगे पीक पिक। और अगर आपने सिंगल उसके पॉइंट पे चेक करना है तो फिर हम करेंगे पॉइंट पिक। तो ये हमने पॉइंट पिक किया, यहाँ पे ये विंडो खुल गई। अब क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंस हमारी 276 पे है तो यहाँ पे एंटर कर दें 276 और क्लिक करेंगे तो ये 0.502 इसकी एब्जॉर्बेंस सही है 276 पे। ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब
नेक्स्ट हमने इसका सैंपल भी चलाना है, तो दोबारा हम मेथड में जाएंगे। अब आप इसको सेव करवा दें यहाँ पे, अगर आपने सेव करवाना है तो सेव की ऑप्शन, और प्रिंट की ये ऑप्शन है अगर आपने प्रिंट लेना है तो नेक्स्ट सैंपल के लिए ये दोबारा हम इस मेथड में जाएंगे और इस विंडो को क्लिक करेंगे। तो पहले मैंने STD सम स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन लिखा था, लेकिन अब मैं SMP लिख देता हूँ, जो कि सैंपल का है। ओपन, अगर आपने एनालिस्ट का नाम चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं सेल के अंदर जो है उसी तरह जिस तरह स्टैंडर्ड लिया था, सब बंदे रास्ते में पहले सैंपल सैंपल फिल कर लिया अभी सारी। अब स्टार्ट, पहले हमारा स्टैंडर्ड चला है, अब हमारा सैंपल चल रहा है। अब हमने ब्राइटनेस लेनी है, वही वेवलेंथ पुट करेंगे 276 से, वो था 0.502 और ये हमारा सैंपल आ रहा है 0.520। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन 5 माइक्रोग्राम की बजाय कुछ 25, 30, 40, 50 माइक्रोग्राम बनाते तो ये 0.520 जो है ये रेंज से आउट हो जाती है अब्जॉर्ब में। तो हमारा ये स्पेक्ट्रो वहाँ पे फेल था, मेन जिसके बस का रोग नहीं था। तो ये 5 माइक्रोग्राम की है। मोस्टली जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काम करता है वो 5 से 25 माइक्रोग्राम का करता है। तो इसी ड्यूरेशन में हमें बनानी चाहिए। जो HPLC है वो इससे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन पे काम करता है। जो HPLC में है, जहाँ पे फ्लो सेल का जो नाम हम सुनते हैं, यहाँ पे यही आर्म सेल जो है उस फ्लो सेल की जगह पे काम कर रहे हैं। जहाँ पे ये हम रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे रिमूव नहीं कर सकते। मोबाइल पे इसके थ्रू गुजर रहा होता है, उसमें से मोबाइल पे अगर हम साइड से सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव होता है। तो अब हम इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद प्रिंट की ये ऑप्शन है। जो मैंने आपको एक्टिव और ओवरले की ऑप्शन बताई थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओवरले, ये और स्टैक, ये दो हमने किए थे, ऊपर नीचे एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। और आप इन तीनों फंक्शन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करवाने के बाद इस सॉफ्टवेयर को डिस्कनेक्ट करवाने जा रहा हूँ और एंड पे मैं आपको इसका रेडिएशन सोर्स दिखा देता हूँ कि D2 लेंथ क्या है और इसमें टंगस्टन लेंथ यूज हो रहा है वो क्या है। तो डिस्कनेक्ट, टर्न ऑफ और मशीन को भी स्विच ऑफ कर दें। अब इसका टंगस्टन लैंप और वो D2 सोर्स देख लें। ये साइड से ये दिखा दें, ये D2 लैंप है और ये इसका टंगस्टन लैंप है। यहाँ से ये लाइट अंदर इन हो रही है, एक छोटा सा होल मौजूद है। तो ये था आज के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के टेस्टिंग प्रोसीजर, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन और टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। ये मिरर है, ये क्योंकि सिंगल बीम की बजाय ये डबल बीम है। सिंगल बीम में एक ही साइड पे वो लाइट गुजर रही होती है, लेकिन डबल बीम में आगे डिस्पर्स कर रहा होता है। ये कैलिब्रेशन के दौरान ही यूज़ होता है। यहाँ से लाइट टकराने के बाद ही इस आगे वाली स्लिट में से गुजरती है। स्लिप करी ये खाली जगह पड़ी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।